हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक? चलो, लास्ट टाइम हमने 7 चैप्टर के कुछ 5 जितने एग्जाम्पल कर दिए। चलो, फ्रॉम 7.6 उसमें क्या बोला है हमें कि अगर कोई भी पार्टिकल मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी, देन its angular momentum remains constant all over its journey। इसका एंगुलर मोमेंटम है जो कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखो, अगर ऐसा हम सोचें कि चलो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर और मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v, देन मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में। और अगर मैं बोलूं कि हमारा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर है, देन यहां से अगर मैं कोई भी उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दूं, r इज द पोजीशन वेक्टर, देन हाउ कैन वी से द एंगल बिटवीन r and b? देन वी हैव टू एक्सटेंड दिस डायरेक्शन। ओके, देन दिस इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर r and मोमेंटम p। अब यही वेलोसिटी की डायरेक्शन को मैं पीछे एक्सटेंड करूं और यहां पर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, से एज ए OM, देन दिस एंगल इज आल्सो थीटा। देन हाउ कैन वी से द एंगुलर मोमेंटम? देन एंगुलर मोमेंटम L is equal to R cross P and its value RP sin theta. Then we can write P into R sin theta. Now from the diagram, just think about the sin theta. क्या होगा sin theta? तो sin theta opposite upon hypotenuse R. Then OM is equal to R sin theta. Then for the angular momentum I can say it is P into R sin theta as a OM। अब पार्टिकल कहीं पर भी हो, देखो यहां पर होगा कि या फिर यहां पर चला जाए, यहां पे चला जाएगा, देयर इज ए चेंज इन R and theta, बट OM जो परपेंडिकुलर लाइन है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, एंड मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो उसका मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों जो है वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई आई कैन से एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? once again, moving with a constant velocity, then momentum constant, OM is a perpendicular line। तुम यहां से यहां पर कोई भी लाइन ड्रॉ करो, चलो ये वाली लाइन, ये यहां पर आ गया पार्टिकल, देन पोजीशन वेक्टर R changes, थीटा changes, बट OM remains constant, तो इसका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट्स व्हाई एंगुलर मोमेंटम remains constant। चलो नेक्स्ट 7.7 क्या दिया हमें 7.7 के अंदर? तो उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि हमें करना है एज ए मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो भी एज ए कांस्टेंट रहता है, वो भी हमें प्रूफ करना है। तो चलो उसके लिए डायग्राम सोचते हैं कि ये A and B पॉइंट्स, चलो उसके ऊपर यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं नेगेटिव F बोल दूं, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है जिसको मैं पॉजिटिव F बोल दूं, एंड उसका जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो यहां पर। तो दोनों के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें R1 एंड R2। देन फॉर द टॉर्क, torque tau is equal to R cross F, then R1 cross minus F plus R2 cross F, then R2 cross F। चलो, तो ये तो हो गया नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, और दोनों में हम F कॉमन निकाल सकते हैं, तो रहेगा क्या R2 माइनस R1 रहेगा
क्योंकि R2 पॉजिटिव R1 नेगेटिव, तो R2 माइनस R1 क्रॉस F, दैट इज द टोटल टॉर्क। अब R2 माइनस R1 तुम रेफरेंस पॉइंट कहीं पर भी ले जाओ, R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1 तो ये तो AB जितना ही रहेगा, देन आई कैन से R2 माइनस R1 इज AB क्रॉस F, A to B बोल सकते हैं आप। देन ये जो है वो तो हर बार कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ये पॉइंट तुम चलो यहाँ पर भी ले आओ नीचे, तो ये होगा यहाँ से R1 और ये होगा R2, देन R2 माइनस R1 तो इतना ही रहेगा। Then this is also constant. It does not depend on the reference point. Then moment of force मतलब torque is also remains constant. Okay. चलो फिर नंबर 8। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 और एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो 8 में क्या दिया हमें, पढ़ लो क्वेश्चन अच्छी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 7.8 जिसमें हमें कोई भी एक मेटालिक रोड दे रखा है। चलो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ भी करते जाए, और जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1 बाय 1 तुम्हें भी ऐसे ड्रॉ करते जाना है। दिस इज मेटालिक रोड AB ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर, मतलब यहां से ये जो लेंथ है उसकी टोटल लेंथ 70 सेंटीमीटर, तो उसके एग्जैक्टली सेंटर पर उसका ग्रेविटेशनल पॉइंट होगा जहां पर उसका पूरा वेट लगेगा, एंड दैट वेट W इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन ये जो भी दोनों लेंथ होगी दिस इज 35 सेंटीमीटर, ओके। और उसका जो भी हमें मास दे रखा है वो 4 kg, तो यहाँ पर जो W हम बोल सकते हैं 4 into G, M into G। एंड यहाँ पर हमें दोनों एंड पॉइंट से 10-10 सेंटीमीटर पर ऐसे 2 नाइफ एजेस रखने को बोला है, मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर चलो यहाँ पर एक नाइफ एज K1 और यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर K2, तो ये जो है वो नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा सकता है R1, और यहाँ पर उसका भी नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लगेगा R2, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है वो बोल रखा है 10 सेंटीमीटर, दोनों एंड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पर है, ओके। फिर एक और हमें फोर्स मतलब मास रखने को बोला है 6 kg which is at 30 centimeter from any end। तो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एनी एंड, देखो अगर ये पॉइंट से बोले तो यहाँ से इसका सेंटर जो है वो 35 पर है, मतलब यहाँ कहीं पर हो सकता है, वो पॉइंट को मैं P बोलूँ, सेंटर वाला उसको G बोलूँ। तब यहाँ पर एक हमें मास लगाना है जिसका वेट बोलेंगे W1, और ये जो डिस्टेंस है वो हमें बोल रखा है 30 सेंटीमीटर, तब ये डिस्टेंस तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोलो डायग्राम हुआ क्लियर? अब हमें फाइंड करना है उसका एज ए रिएक्शन फोर्स, जो नाइफ एजेस है उसका रिएक्शन फोर्स मतलब R1 एंड R2 करना है। अब यहाँ पर हमें इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट लेना पड़े, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब लीनियर इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलेंगे। तो लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, तो बोल सकते हैं अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, हो सकता है ऐसा, तो बोल सकते हैं कि फॉर कंडीशन ऑफ लीनियर इक्विलिब्रियम, तो कंडीशन फॉर द लीनियर इक्विलिब्रियम मतलब वो कभी लीनियर मोशन नहीं करेगा। तो कब ना करे, जब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस और डाउनवर्ड डायरेक्शन
के फोर्सेस सेम हो, मतलब आई कैन से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W1 प्लस W। Therefore R1 प्लस R2 W1 जो 6 kg हमें दे रखा है, तो 6 इंटू जी बोल सकते हैं, और ये जो है वो 4 kg का है, तो 4 इंटू जी मतलब 10 इंटू जी मतलब 9.8 ले लो, देन इट इज 98 न्यूटन। देन R1 प्लस R2 इज 98। अब अगर R1 और R2 में से कोई दूसरा मिल गया हमें, तो एक R1 मिला तो R2 मिल सकता है। फ्रॉम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 98 न्यूटन, ये कंडीशन मिली। चलो अब करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें कोई भी एक पॉइंट रेफरेंस लेना पड़े। जस्ट कंसीडर C इज आवर रेफरेंस पॉइंट, सॉरी G इज आवर रेफरेंस पॉइंट। तो G जो रेफरेंस पॉइंट है, वहां से हमें पूरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम बोलना है। तब जो G है उसी के ऊपर W फोर्स है, तो G से W का डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, मतलब इसका जो भी फोर्स है वहां से रोटेशनल मोशन नहीं मिलेगा। चलो तो बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओके, और उसके लिए बोल सकते हैं कंसीडर G इज रेफरेंस पॉइंट। तो G इज आवर रेफरेंस पॉइंट। तो चलो अब G से चालू करते हैं, तो W1 का तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि G का W1 का जो डिस्टेंस है, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए करेंगे R क्रॉस F। अब R तो G से इसका डिस्टेंस तो 0, तो ये तो रोटेशन मोशन में आएगा नहीं। चलो अब R1 के लिए देखते हैं। पहले करते हैं 4R1, उसके लिए G पॉइंट यहां पर, मतलब यहां पर देखो, सभी के अलग अलग डायग्राम सोचेंगे। अब G से ये जो भी डिस्टेंस है यहां का, तो पूरा 35 है, उसमें से 10 निकाल देंगे तो G से R1 का डिस्टेंस हो जाएगा 25। अब R1 है कहां पर? यहां पर, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। और ये जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, लेकिन हमें तो करना है R क्रॉस F। इसका मतलब R की डायरेक्शन हमें एक्सटेंड करनी पड़े, और फिर बोलेंगे R क्रॉस F। देखो ये हमारा फोर्स है, R1 इज द नॉर्मल फोर्स, और ये R हमारा डिस्टेंस है, तो R क्रॉस F ऐसे रोटेट करना पड़े। और हमें पता है, हमने बोला था कि R क्रॉस F में जस्ट रोटेट द राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम R टू F। अगर ऐसे करेंगे तो इसका टॉर्क तो इनवर्ड हुआ, इनवर्ड डायरेक्शन। अब इनवर्ड डायरेक्शन जस्ट कंसीडर एज ए नेगेटिव, तो इसको हम नेगेटिव लिखेंगे। चलो फिर G से अब P के लिए करते हैं 4P, तो वहां पर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देखो G पॉइंट यहां पर, P पॉइंट यहां पर, और उसका जो फोर्स है वो डाउनवर्ड में W1, और यहां से ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, लेकिन R तो हमें एक्सटेंड करना पड़े। दिस इज आवर R एंड R2F ऐसा रोटेट करना पड़े, तो R2F करेंगे तब बोलेंगे इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन, इसका तो रहेगा नहीं। चलो अब R2 के लिए 4R2, तो G यहां पर, R2 पॉइंट यहां पर, और जो R2 है वो अपवर्ड डायरेक्शन है,
ये भी 25 सेंटीमीटर रहेगा, तो ये 35, ये 10, तो ये 25, और फिर इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ा। अब फिर बोलेंगे R2F, ओके, ये हमारा R2 जो फोर्स है, देन R से F, अब R से F करेंगे राइट हैंड फिंगर्स को, देन थंब आउटवर्ड, तो ये भी रहेगा आउटवर्ड डायरेक्शन। अब एंगल तो हर एक जगह पर उसका 90 डिग्री है। देन जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, तो सभी का जो भी एडिशन है वो तो जीरो बोल देंगे, इनवर्ड नेगेटिव आउटवर्ड पॉजिटिव, इसलिए ये होगा हमारे लिए 25 इंटू R1 लेकिन नेगेटिव, फिर ये प्लस 5 इंटू W1 और ये आउटवर्ड प्लस 25 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे लीनियर में हमने बोला कि आमने सामने सेम या फिर माइनस करके 0 करो, तो यहाँ पर जो इनवर्ड है उसको नेगेटिव लिया, आउटवर्ड है उसको पॉजिटिव लिया, सभी का एडिशन 0। ओके, चलो तो अब यहाँ पर ये -25 R1 W1, तो W1 हमें पता है, तो उसका मास है वो 6 और इंटू G, मतलब बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि 5 इंटू 6 इंटू 9.8 प्लस 25 R2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहाँ पर पहले कर दो कि ये 5 इंटू 6 इंटू 9.8 अगर कर दे, देन इट इज 294। ओके, the 9.8 into 30, the 294, तो ये मिलेगा हमें 294, ये -25 R1 प्लस 25 R2 इज इक्वल टू 0। चलो, तो इसमें से हम 25 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये बचेगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये इसको इधर ले आया तो -294। ओके, अब व्हाट अबाउट R2 माइनस R1, देन -294 अपॉन 25, तो 294 डिवाइडेड बाय 25 करो, इट इज 11.76, तो ये -11.76 इट इज R2 माइनस R1। क्वेश्चन नंबर 2, 1 देखो R1 प्लस R2 ये है, और R2 माइनस R1 दोनों को ऐड कर दे हम, तो R1 कैंसिल हो जाएगा, तो बोल सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करेंगे तो क्या होगा, R1 कैंसिल, R2 दो बार हो जाएगा, देन इट इज 2R2 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो 98 और ये माइनस है 11.76, 86.24, तो ये हो गया 86.24। Therefore, what about R2 divided by 2? 43.12 न्यूटन, नियर अबाउट वी कैन से 43 न्यूटन। अब R2 मिल गया, देन अगर मैं यहां पर ही R1 कर दूं तो क्या मिलेगा हमें R1, तो R1 को सब्जेक्ट करेंगे 98 माइनस R2, मतलब 98 माइनस 43.12, तो ये हो जाएगा 54.88, मतलब R1 मिलेगा नियर अबाउट 55 न्यूटन। देन R1 और R2 हमें जो भी ऐसे नाइफ एजेस बोल रखा है उसका हमें वैल्यू मिल गई R1 एंड R2, ये नियर अबाउट 43 और ये नियर अबाउट 55 न्यूटन। ओके, चलो अब नेक्स्ट इज ए 7.9, ये लिख लेना वीडियो पॉज करके। चलो अब
देखो 7.9 में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या है 7.9 में, देखो क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लो। क्या है 7.9 के अंदर, तब यहां पर हमें एक ऐसा लैडर दे रखा है जिसकी लेंथ 3 मीटर है और उसका जो मास है वो 20 kg, और उसको कोई भी एक फ्रिक्शनल लेस बॉल पर रखा हुआ है। अब उसका जो लोअर एंड है वो बॉल से कुछ 1 मीटर कुछ दूर है, ऐसा बोला है। देन इसका हमें एज ए रिएक्शन फोर्स चाहिए फ्रॉम बॉटम का और एज ए बॉल, दोनों का रिएक्शन फोर्स चाहिए। तो चलो कुछ डायग्राम हमें ऐसा बोल रखा है कि ये लोअर बोल देते हैं, ये बॉल बोल देते हैं, और यहां पर कुछ ऐसे बोल रखा है कि दिस इज लैडर। चलो इसको हम ऐसे लैडर कंसीडर कर दें। ओके, तो ये जो है वो फ्रिक्शनल लेस सरफेस है और यहां पर कुछ फ्रिक्शन बोल रखा है, और ये जो पोर्शन बोल रहा है 1 मीटर अवे है और इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर है। तब अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट बोल दूं कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये बी है और ये सी बोल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब ये डिस्टेंस हमें मिल सकता है बी से सी का डिस्टेंस, क्योंकि ये पाइथागोरस से हो सकता है। तो पहले इतना कर देते हैं, मतलब फ्रॉम फिगर what I can say, AB square is equal to AC square plus BC square. Then what about the BC square? AB square minus AC square. तो AB का स्क्वायर वो तो हो गया 9 माइनस 1 मतलब 8, BC square 8 हुआ। Then what about the BC? Root 8. I can say it is 2√2 मीटर, मतलब ये मिल गया हमें 2√2 मीटर। ओके, चलो अब हमें चाहिए उसका एज ए रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल। तो रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल मतलब यहां से इसका जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, जिसको मैं F1 बोल दूं। F1 हमें कैलकुलेट करना है, और फिर इसका जो बॉटम है वहां पर इसका रिएक्शन फोर्स। तो यहां पर इसके फ्रिक्शन की वजह से इसका जो भी फोर्स रहेगा वो थोड़ा ऐसे क्रॉस रहेगा, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट है लोअर वाला वो फ्रिक्शन की वजह से अब वो ऐसे दूर नहीं जाना, तो जिसको मैं बोल देता हूं F2। तो बस F1 एंड F2 ही हमें कैलकुलेट करने हैं। तब अब ये जो F2 है वो ये फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा क्रॉस है, तो इसके हमें 2 कंपोनेंट मिल सकते हैं। इस डायरेक्शन में उसको मैं फ्रिक्शन बोल दूं और इस डायरेक्शन में हो जाएगा उसका नॉर्मल। अब अगर ये दोनों मिल गए हमें नॉर्मल एंड F, तो इसका रिजल्टेंट तो मिल ही सकता है हमें। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, वॉल का कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसीलिए इसका तो एक ही फोर्स है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें लेडर का चाहिए तो एक यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक यहाँ पर इसका ऐसे नॉर्मल रहेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट मैं बोल सकता हूँ F2। ओके, अब एक और यहाँ पर एक फोर्स जो ऐसे उसके मिड पॉइंट पर लगेगा, दैट इज W, वेट ऑफ द लेडर। इतने फोर्सेस है, बस यहाँ पर हमें इसका ऐसे इक्विलिब्रियम करना है, लीनियर इक्विलिब्रियम भी करना है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी करना है, और फिर दोनों से हमें इसकी इक्वेशन मिल जाएगी और दोनों की वैल्यूज हमें मिल जाएगी F1 एंड F2 की। तो चलो अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं कि कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम, तो लीनियर में ये फोर्स डाउनवर्ड है, तो नॉर्मल
ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये फोर्स राइट हैंड साइड में, ये बैलेंस हो जाएंगे। तो बोल सकता हूं मैं कंडीशन फॉर लीनियर इक्विलिब्रियम। तो क्या बोल सकता हूं, F is equal to W and I can say F1 is equal to F, जिसकी वैल्यू सेम रहेगी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तब ये जो N है, अब W मतलब mg, तो मास कितना दिया हमें 20 kg, तो इसका होगा वो 20 इंटू 9.8, तो 20 इंटू 9.8 करो कितना होगा, तो 9.8 इंटू 20 इट इज 196, तो n तो मिल गया हमें 196 न्यूटन। एक जो है वो हमें वैल्यू मिल गई है, n की वैल्यू हो गई 196। अब अगर हमें f मिल जाएगा तो f1 भी हो सकता है, ओके। और f1 मिला, f1 तो कैलकुलेट हमें करना ही है क्योंकि हमें चाहिए f1 और इसका ये f2 n मिल गया, f मिल जाएगा तो f2 का भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो चलो अब यहां से करते हैं अब कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ए पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं। क्यों ए पॉइंट को रेफरेंस लेंगे, वहां पर n, f2 और f तीनों फोर्स है और तीनों का डिस्टेंस 0 हो जाएगा, हमारा कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कंसीडर ए इज रेफरेंस पॉइंट। अगर a को रेफरेंस पॉइंट ले ले तो a से f का डिस्टेंस भी 0, f2 का भी 0 और n का भी 0, ये तीनों फोर्स का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, सिर्फ w और f1 इन दोनों का ही बचेगा। तो चलो अब पहले w के लिए करते हैं कि फॉर w, तब a पॉइंट यहां पर, ओके, और W जो है वो ऐसे डाउनवर्ड लगेगा, मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट से यहां पर ऐसे डाउनवर्ड लगेगा। ये 1 मीटर है तो ये मिड पॉइंट पर लगेगा, इसलिए ये जो डिस्टेंस होगा वो 0.5 मीटर। और यहां से पोजीशन वेक्टर को तो हमें एक्सटेंड करना पड़े, फिर बोलेंगे R से F, पहले जो डायरेक्शन है उसको भी दिखा दो, R से F। नाउ रोटेट द फिंगर्स, राइट हैंड फिंगर्स, R से F इनवर्ड हुआ तो ये फोर्स हुआ हमारे लिए इनवर्ड, ओके। चलो फिर अब F1 के लिए सोचते हैं। फॉर F1, तो F1 को मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं यहां पर, और यहां से ये जो डिस्टेंस है वो तो इतना ही रहेगा, मतलब ए पॉइंट मेरे लिए यहां पर, ओके। और फिर F1 ऐसे लग रहा है, मतलब मैं यहां पर F1 इस डायरेक्शन में बोल दूं तो यहां से ये जो डिस्टेंस है वो तो 2√2 मीटर है, ओके। और फिर इसको एक्सटेंड करना पड़े और फिर बोलूंगा R से F, तो R से F आउटवर्ड, तो एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, दोनों का एडिशन 0 या फिर दोनों को आमने सामने डायरेक्ट कंपेयर कर दो तो भी चले। तो अब क्या लिख सकता हूं मैं इसके लिए, W1 इंटू पॉइंट, मतलब W इंटू 0.5 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दो F1 इंटू 2√2, क्योंकि एक इनवर्ड एक आउटवर्ड, नेगेटिव पॉजिटिव 0 करो या फिर दोनों को कंपेयर करो,
चलो अब W1, तो W1 मतलब कितना हमने फोर्स दे रखा, तो W जो है वो तो 196 है, तो ये हो गया 196 into 0.5 is equal to F1 into 2√2. Then what about the F1? It is 196.5 divided by 2 और √2 हो गया 1.414. तो करो कैलकुलेशन कि 196 into 0.5 divided by 2 और divided by 1.414, 34.65. then F1 हुआ 34.65 न्यूटन. Approximate I can say 35 न्यूटन. F1 इतना मिला तो F1 तो F है, therefore F is equal to F1 is equal to 35 न्यूटन. F भी मिल गया हमें. Then what about the F2? From figure F2 जो होगा वो बोल सकता हूं मैं √n² प्लस f². ओके, इसका वैल्यू. देन n नॉर्मल फोर्स कितना 196, तो 196 का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज 38416 प्लस f का स्क्वायर 35 का स्क्वायर वो होगा 1225, जिसमें ये ऐड कर देंगे 38416, जो मिले उसका रूट ले लो 199.1, अप्रोक्सीमेट 199 न्यूटन. देन F2 और F1 दोनों मिल गया हमें. ओके, F2 हो गया 199 और F हो गया हमारे लिए 34.6, नियर अबाउट 35 न्यूटन. और यहाँ पर अब इसका एंगल भी हमने दे रखा है, वैसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर F2 द रिजल्टेंट जो इसके साथ एंगल अल्फा बना है ऐसा, देन डायरेक्टली हम बोल सकते हैं फिगर में से tan अल्फा. तो tan अल्फा क्या होगा, ऑपोजिट n, एडजेसेंट f मतलब n/f. तो n/f उसकी वैल्यू कुछ मिल रही है 4√2. देख लो ऐसे n/f. n जो है वो 196 और f जो मिला वो हमें F1 एज 35 मिल सकता है कुछ ऐसे. और फिर उसकी वैल्यू ले लो 10 के टेबल में से नियर अबाउट तुम्हें कुछ 80 डिग्री मिल सकता है, मतलब रिजल्टेंट जो है वो कुछ 80 डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा भी है. चलो अब नंबर 10, वैसे हमें 10 and 11 तो आगे कर रखे, देखो इसका भी ऐसे लिख लो वीडियो पॉज करके. चलो नंबर 10 में क्या है, 10 और 11 वैसे हमने कर रखे, आगे एक बार और जल्दी से रिवाइज कर देते हैं. तो हमें फाइंड करना है उसका एज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया. किसके लिए, कोई भी एक डिस्क के लिए और पासिंग थ्रू द एक्सिस थ्रू इट्स डायमीटर. मतलब नंबर 10, अगर कोई भी मैं ऐसी एक डिस्क बोल दूं तो डिस्क के लिए, चलो इसका ये परपेंडिकुलर z बोल देता हूं, तो ये इसका एक डायमीटर में से पास होगी, एक्सिस हुई, दैट इज x, और ये भी डायमीटर में से पास हुई, दैट इज y. तो यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा देंगे यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. क्या बोल सकते हैं, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY, बट IX और IY तो सेम होंगे क्योंकि ये दोनों डायमीटर में से पास हुए. then IZ is equal to 2IX. अब डिस्क के परपेंडिकुलर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज mr²/2. हियर IZ is equal
equal to mr square by 2. Therefore mr square by 2 is equal to 2ix. Therefore ix is equal to mr square by 4, and that is also iy. So whatever the axis passing through the diameter for the disk is moment of inertia mr square by 4. ऐसे ही देखो नंबर 11, क्या है 11 में, तो उसमें बोल रखा है हमें कि कोई भी एक ऐसा रोड है जिसका मास m और लेंथ l, और उसके कोई भी एक एंड पॉइंट से पास होती हुई एक्सिस से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तब उसका जो सेंटर है उसका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा IC, और उसका जो डिस्टेंस है वो हाफ ऑफ द लेंथ हो जाएगा. देन यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये हमने एक बार थियरी में डिस्कशन कर रखा है कि यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो क्या है फॉर्मूला उसका, I is equal to IC plus MD स्क्वायर. अब जो भी रोड है उसके सेंटर से पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12, और ये m l बाई 2 का स्क्वायर, तो l स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा. देन इसका LCM तो 12, ये ml स्क्वायर 3 करेंगे तो 3ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर 4ml स्क्वायर बाई 12. Therefore moment of inertia is ml स्क्वायर बाई 3. तो moment of inertia of the rod, और उसमें भी axis passing through the any end point of the rod is ml स्क्वायर अपॉन 3. देखो ऐसा ही है कुछ नंबर 12 में हमें कोई भी एक ऐसी रिंग दे रखी है, और फिर उसके रिंग का जो भी टेंजेंट है वहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. मतलब ये रिंग, थिन रिंग, ये इसका डायमीटर, जो इसका रेडियस होगा r. अब उसका कोई भी एक ऐसा टेंजेंट है वहां से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें चाहिए. देन I is equal to IC plus MD स्क्वायर ही बोलेंगे, लेकिन रिंग के जो भी डायमीटर है वहां से पास होते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का डायमीटर का mr स्क्वायर बाई 2, और ये m, फिर ये d हो जाएगा हमारे लिए रेडियस r, मतलब r स्क्वायर. तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 3mr स्क्वायर बाई 2. तो कोई भी थिन रिंग है उसका कोई भी ऐसा टेंजेंट है which is parallel to the line passing through its diameter, its moment of inertia is 3/2 mr square. ओके, तो यहाँ तक पहले अच्छी तरह से समझ लो.